चलिए तो शुरू करते फिर हैं। और जो आपने एडमिशन लिया है वो अपने ग्रामर के लिए लिया है, तो ग्रामर की ही बात करेंगे। और ग्रामर के लिए जब आपने एडमिशन लिया होगा तो क्या है, इसके बारे में आपने सोचा भी होगा कि आखिर ग्रामर हम क्यों करें और इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, है ऐसा कुछ सोचा होगा आपने? यस नो? यस। और सोचा होगा, वो आपने सोचा है वो ठीक है, आपने जहाँ तक सोचा होगा अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रामर के क्या फ़ायदे हैं। ग्रामर को करने के बाद ना आपको जो आप अपना एजुकेशन करते हैं, मान लीजिए 10+2 कर रहे हैं, वहाँ तक तो आपको ज़रूरत होगी। प्लस अब क्या है कि फ़िलहाल जो आपके ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें भी आपके अब ग्रामर मौजूद है, तो उसके लिए भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, ऐसा फ़िलहाल करंट में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं, हाँ लगभग सब जगह ही आपके इंग्लिश को पूछा जाता है, तो वहाँ भी आपको आना चाहिए। प्लस इसको सीखने का इसीलिए भी आपको ज़रूरत है कि कहीं भी आप जाएं तो मान लो कोई लेटर आपको लिखने की ज़रूरत आपको पड़े, कोई एप्लीकेशन पढ़ने की आपको ज़रूरत पड़े, तो वहाँ भी आपको आना चाहिए। मान लीजिए किसी को लेटर लिख के देना है, किसी को एप्लीकेशन लिख के देना है, तो किस तरीके से आप उसको लिखेंगे उसके लिए भी आपको मतलब ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों में सब में आपको ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, सीधा रुक करेंगे कि ग्रामर है क्या। मान लो जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो है क्या, ग्रामर आपकी है क्या। तो ग्रामर की अगर हम बात करें तो ग्रामर से ना 3 चीज़ें सीखने को मिलती है हमको। अगर ग्रामर की हम बात करें तो ग्रामर से हमको 3 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। क्या क्या सीखने को मिलता है? एक तो हमको सीखने को मिलता है राइटिंग, एक तो राइटिंग सीखने को मिलता है, एक हमको इसे सीखने को मिलता है रीडिंग, और एक हमको सीखने को मिलता है स्पीकिंग। 3 चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं इससे, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। 3 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और वो भी पता है क्या है, ये तीनों चीज़ें जो आपको सीखने को मिलती है वो करेक्टली, शुद्ध तरीके से एकदम, यानी करेक्टली आपको सीखने को मिलती है। यानी कोई पूछे भी ग्रामर चीज़ है क्या, तो ग्रामर याद रखिएगा, ग्रामर का मतलब है जिससे हमें क्या है 3 चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना। 3 चीज़ें हमको आती हैं ग्रामर से। कोई पूछे भी ग्रामर क्या है, तो भी ग्रामर एक ऐसा मतलब विषय है जिससे हमें 3 चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, और वो भी शुद्ध तरीके से। हालांकि ये डेफिनेशन आपसे कहीं भी पूछी नहीं जाएगी, लेकिन बेसिक तौर पर आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका जो आज क्लास आप कर रहे हैं बेसिक क्लास है, और बेसिक क्लास आपका 3 से 4 क्लास आपका बेसिक क्लास होगा, उसके बाद हम सीधा अपना मेन क्लास पर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका बेस बनना बेहद जरूरी है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मान लो जब आप ग्रामर कर रहे हैं तो आपको कोई भी पूछ भी सकता है कि भाई आप ग्रामर कर रहे हैं तो ग्रामर है क्या। सीधी सी बात है, जो चीज़ कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए चीज़ क्या है। तो ग्रामर से क्या है, हमको 3 चीज़ें सीखने को मिलती है, लिखना, पढ़ना और बोलना, वो भी शुद्ध तरीके से। अब इसको आपको ऐसे ये याद नहीं रखना है कि बिल्कुल फ्रेम में बिल्कुल डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्रेम में आप याद रखें। आप जैसे मर्जी आप अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाहते कर सकते हैं कि भी हमको 3 चीज़ें सीखने को मिलती है, लिखना, पढ़ना, बोलना। यानी ग्रामर इज दैट बाय विच वी लर्न 3 थिंग्स, हाउ टू रीड करेक्टली, हाउ टू स्पीक करेक्टली एंड हाउ टू राइट करेक्टली। जिससे शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, बोलना हमको आए, वो हमारी ग्रामर होती है। ग्रामर वो चीज़ है। आखिर जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये ग्रामर भी आप कौन सी पढ़ रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्रामर आपकी हिंदी में भी ग्रामर होती है, ये जो है आपकी इंग्लिश ग्रामर है, ठीक। और इंग्लिश ग्रामर जब आप पढ़ रहे हैं तो ग्रामर का आपने तो मतलब जान लिया, ठीक है, कि भाई ग्रामर से 3 चीज़ें सीखने को मिलती हैं, अच्छी बात होगी। बट लेकिन इससे पहले एक वर्ड लगा इंग्लिश, तो इंग्लिश के बारे में आपको पता चाहिए इंग्लिश क्या है। तो बेसिकली इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, और इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज, एक भाषा है, ठीक। तो इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है, आपकी भाषा है। और मान लीजिए ग्रामर की बात आती है तो यह आपका सब्जेक्ट है, और इंग्लिश जो है वो आपकी एक लैंग्वेज है। तो सब्जेक्ट को सीखने के लिए अगर मान लीजिए बेसिकली आपने रट्टा लगाया हुआ है लैंग्वेज का, तो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है ग्रामर को सीखना। लेकिन फिर भी आपको मान लीजिए अंग्रेजी बोलना नहीं भी आता है तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप सीख नहीं पाओगे ग्रामर, वो भी सीख पाओगे, उसका भी अपना एक अलग तरीका है। इसमें क्या है, आपका ग्रामर में जो रहता है सब्जेक्ट में मतलब डीपली किसी चीज़ को मतलब जानने का, गहन तरीके से एक चीज़ को समझने की इसमें आपकी बात होती है ग्रामर में, जिसमें आप सीखते हैं अपना लिखना, पढ़ना और बोलना। बाकी जब इंग्लिश लैंग्वेज की बात आती है सिर्फ आप में क्या करते हैं, उसमें स्पीकिंग का काम करते हैं और सिर्फ अपनी बात किसी को समझाना और किसी की बात समझना, ये 2 काम आप उसमें करते हैं।
ठीक, वहाँ पर आप इतना फोकस नहीं करते रीडिंग राइटिंग के लिए, लेकिन ग्रामर में तीनों चीज़ों को ध्यान रखना होता है, राइटिंग भी, रीडिंग भी और स्पीकिंग भी, तीनों चीज़ों को ध्यान रखना होता है। इससे आगे बढ़े तो ग्रामर में अगर हम बात करें तो जो सबसे छोटी इकाई होती है, बिल्कुल छोटे रूप से, बिल्कुल जीरो से चले तो अगर तुमको याद आ रहा होगा जो आपने फर्स्ट जब आप क्लास में होगे तो आपको एक बुक आपके हाथ में दे दिया गया होगा और उसमें आपको ज्ञान कराया गया होगा ABCD करके, इस तरीके से कि भी ABCD, और ये क्रम जो है आखिर तक आपका जाता था XYZ तक, इस तरीके से आपका जाता था। ठीक, और इस क्रम जो A to Z तक आपका जाता था, ये क्रम, इसको आप बोलते थे अल्फाबेट। क्या बोलते थे? अल्फाबेट। अल्फाबेट। अल्फाबेट के अल्फाबेट्स? अल्फाबेट हैं? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट आप बोलते थे, अल्फाबेट्स नहीं बोलते थे। ठीक, क्योंकि कुछ को क्या होता है, कुछ को ना एस घुसाने की ज़्यादा आदत होती है, हर चीज़ में एस घुसा देते हैं। अगर आपने एस घुसा दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अल्फाबेट्स आपने बोला तो इसका मतलब हो जाएगा लैंग्वेज, इसका मतलब हो जाएगा आपका लैंग्वेज, और लैंग्वेज मतलब भाषा। ये अल्फाबेट्स आपने बोला तो लैंग्वेज, और आपने बोला सिर्फ अल्फाबेट तो इट मीन्स इसका मतलब होगा आपका मतलब एक तरीके से अल्फाबेट मतलब शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे, शुद्ध हिंदी में वर्णमाला। वर्णमाला, अगर आपने बोला अल्फाबेट तो अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, आपने बोला अल्फाबेट्स तो इट मीन्स लैंग्वेज यानी भाषा। ये अंतर होता है, एक ही लेटर आपके पूरे वर्ड का मीनिंग चेंज कर देता है। तो अल्फाबेट मतलब वर्णमाला। अच्छा, वर्णमाला की क्या होता है, कोई पूछे भी अल्फाबेट क्या होता है, तो मैं जैसे मान लीजिए हम तो भाई साहब हिंदी भाषी लोग हैं, तो हिंदी में चीज़ों को ना अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश को तो तब समझेंगे ना कोई बीच में हमारा कोई ऐसा माध्यम हो जिससे हम समझ सकें। तो हिंदी एक ऐसा माध्यम है हमारे और आपके बीच में कि जिससे हम अपनी बातों को ना एक दूसरे को समझा सकते हैं, क्योंकि ये एक लैंग्वेज हमारे पास मौजूद है। क्योंकि मान लो इंग्लिश का आपका इतना फ्लो नहीं होगा बोलने में, और ना इंग्लिश को आप इतने अच्छे से समझ पाते होगे, ठीक, और ना ही बोल पाते होगे, तो अपने इंग्लिश की बातों को समझने के लिए आपको हिंदी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वही एक ऐसा मीडियम है, वही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी बात एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं। तो जैसे वर्णमाला, तो वर्णमाला मतलब वर्ण मतलब अक्षर, और माला मतलब आप जानते हैं एक तरीके से एक ऐसी जो माला, जब आप माला की जब आप बात करते हो तो आपने देखा होगा मार्केट में जब माला आती है तो उसमें जो मोती होते हैं ना वो क्रम में होते हैं। ऐसे नहीं कि मान लीजिए यहाँ 4 ब्लू लग रहे हैं तो उसके बाद आगे 2 ब्लू लग रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वहाँ एक क्रम होता है कि मान लीजिए 4 ब्लू लग रहे हैं तो उसके जस्ट सामने ना 4 ब्लू जाएंगे। उसके बाद मतलब अगर कोई उसमें कारीगरी भी की गई है माला में तो 4 ब्लू यहाँ है तो 4 ब्लू उसके जस्ट सामने आएंगे, अगर 2 ब्लू नीचे है तो 2 ऊपर आएंगे। इस तरीके से मतलब उनका एक अपना क्रम होता है। तो वर्णमाला का मतलब यही होता है। वर्णमाला का मतलब है यहाँ पर इंग्लिश में कि एक ऐसा अक्षरों का एक ऐसा क्रम जो A to Z तक अपने क्रमबद्ध तरीके से जाता हो, उसको हम अल्फाबेट कहते हैं, उसको हम मतलब वर्णमाला कहते हैं। यानी जो A to Z तक क्रमबद्ध तरीके से जाता है, एक अपना उसका क्रम होता है। ऐसे नहीं है अब मान लीजिए अल्फाबेट तो ये भी होगा, आपने कह दिया भाई A को छोड़ दो, आपने कह दिया B C, उसके बाद E कर दिया, ये कर दिया, इस तरीके से मान लीजिए इसमें आपने कुछ छोड़ दिए और कुछ बोल दिए, तो वो आपका अल्फाबेट नहीं होगा। क्योंकि अल्फाबेट का मतलब है जो A to Z तक आपका क्रमबद्ध तरीके से जाए। और टोटल ये आपको पता होगा जो टोटल आपके अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। और 26 में भी जो आपके इसमें बांटे गए आपके, इनको भी है ना आपको 2 भागों में बांटा गया है। इनको भी आपके 2 भागों में बांटा गया है। किसमें, एक तो कंसोनेंट में बांटा गया है, और एक बांटा गया है आपका वोवेल में। और कंसोनेंट जो होते हैं वो आपके 21 और 5 आपके वोवेल होते हैं। एक बार आप वोवेल देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा भी कंसोनेंट कितने वो कौन कौन से बचेंगे। जैसे वोवेल की बात करें तो वो A, E, I, O, U, तो इतना जानकारी आपको होगा, ठीक। और इसमें एक और आपका खंड आता है, इसमें भी बात करें तो जो 21 आपके कंसोनेंट होते हैं, इसमें भी 2 लेटर आपके ऐसे होते हैं जो होते हैं आपके कंसोनेंट भी और वो वोवेल भी होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेमी वोवेल। सेमी वोवेल यानी वो आधे वोवेल होते हैं, सेमी वोवेल, और वो है आपके W और Y। W और Y ये 2 ऐसे लेटर आपके होते हैं जो सेमी वोवेल होते हैं, जो आपके कंसोनेंट भी हैं और वोवेल भी हैं। ये 2 ऐसे लेटर और होते हैं। तो इसमें 3 कैटेगरी आपकी हो गई, कंसोनेंट, वोवेल और सेमी वोवेल।
तो अगर वैसे प्योर कंसोनेंट की बात करें तो प्योर आपके 19 होते हैं, और 2 को और मिला दें जो आपके वॉवेल में भी मौजूद हैं और कंसोनेंट में भी हैं, लेकिन ना तो वो पूरे कंसोनेंट हैं और ना ही वो पूरे वॉवेल हैं। तो प्योर कंसोनेंट आपके 19 होते हैं, 2 आपके जो है सेमी वॉवेल होते हैं, और वॉवेल जो है आपके वो 5 होते हैं। ठीक, और 2 को इनमें भी आप बुला सकते हैं कि भी वॉवेल है, ये भी यानी दोनों का काम कर सकते हैं, सेमी वॉवेल भी और कंसोनेंट भी, इस तरीके से। अच्छा, जब बात आए किसी पर्टिकुलर की बोलने की भी, ए आगे मान लीजिए ए हम इसमें से ले लें, ए ले लें, चाहे हम बी ले लें, इनका नाम क्या देंगे? तो याद रखना, इनका जो नाम हम देते हैं इनको हम बोलते हैं लेटर, इनको हम बोलते हैं लेटर। यानी इसमें से कोई भी दाना आप निकाल लें, कोई भी आप निकालें, ए निकालें चाहे बी निकालें, इसको हम कोई नाम आपको देना है, कॉमन नेम आपको देना है भाई। इसका वैसे तो पर्टिकुलर इनका अपना नेम है, ए होता है, बी होता है, लेकिन इनका सबका एक कॉमन नेम आपको देना है, तो वो होता है आपका लेटर, यानी लेटर अक्षर। और लेटर का मतलब क्या होता है? लेटर का मतलब होता है लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट। ये जो है अल्फाबेट का पार्ट होता है, अंश होता है, हिस्सा होता है, इसका ही एक भाग होता है। भाई ए को निकाल ले तो इसमें से एक कम हो जाएगा ना, इसका पार्ट है, इसका हिस्सा है। तो यानी लेटर का मतलब है लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट। जो लेटर होता है वो अल्फाबेट का पार्ट होता है, हिस्सा, अंश। तो ये एक बेसिक चीज है। तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा लिख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लीजिए। चलिए, तो लिख लिया इतना है, आगे बढ़ा जाए। तो ये बेसिक जानकारी जो आपको पता होना चाहिए। हालांकि जो इस लेवल में आप हैं उस लेवल में ये चीज़ें आपको नहीं पूछ जाएंगे एग्जाम में कहीं भी, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें भी थोड़ा सा बेसिक और जान लीजिए कि इनको कंसोनेंट को क्यों कहते हैं, इनको वॉवेल क्यों कहते हैं, इनको सेमी वॉवेल क्यों कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, कोई पूछ सकता है कि भी आप मान लीजिएगा 21 को आप कंसोनेंट क्यों कहते हो, या इसमें जो प्योर 19 है वही कंसोनेंट क्यों होते हैं, आखिर ये सेमी वॉवेल कैसे होते हैं, ये कंसोनेंट भी और वॉवेल भी है, कैसे ऐसे, ये वॉवेल आपके कैसे। तो समझ लीजिए क्या अंतर होता है कंसोनेंट के बीच में और वॉवेल के बीच में। जब आप कंसोनेंट कोई भी आप लेटर बोलोगे, कोई भी कंसोनेंट का आप लेटर बोलोगे, याद रखना उसमें ना आपके इन 4 चीजों में से कोई ना कोई एफर्ट लगेगा। एक तो बॉडी का, लिप्स और टीथ प्लस टंग, यानी बॉडी, लिप्स, टीथ, टंग, यानी इन चारों में से आपका कोई ना कोई चीज एक काम करेगी कंसोनेंट में आपके। वॉवेल में क्या होता है, वॉवेल में ना सिर्फ और सिर्फ जो आवाज आपकी निकलेगी वो यहां से निकलेगी, सिर्फ वोकल कॉर्ड से, यानी वोकल कॉर्ड से आपकी आवाज निकलेगी सिर्फ और सिर्फ। इसमें इनका कोई मतलब यूज नहीं होगा, लेकिन कंसोनेंट में इनका होगा। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है मान लीजिएगा बी, आपने बोला बी बोला तो बोलो लिप्स काम किया, बी किया ना। अब आप लिप्स को खोल लो, मुंह खोल लो और इसके बाद कहो बी, करना जरा, कुछ होगा नहीं होगा, यानी करना पड़ेगा, यानी लिप्स काम करेगा आपका। ऐसे आपको बोलना है, मान लीजिएगा आप बोलना चाहते हैं टी, आप बोलिए, देखो ये टंग एक साथ करते ना, टन देना, टी हो गया ना, तो इस तरीके से। तो कंसोनेंट में क्या होता है, इन चारों में से ना कोई चीज काम करेगा। अब मान लीजिए किसी को बी बोलना है, मान लीजिए बी बोलना है, किसी का लिप्स नहीं हो तो बोलो बी बोल पाएगा, वो नहीं बोल पाएगा। किसी को टी बोलना है तो टी बोलना है तो बोलो, किसी का टंग नहीं होगा तो टी कहाँ से बोलेगा, नहीं बोलेगा ना, तो इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है आपको ऐसे मान लीजिए पी बोलना है, पी, तो पी पे भी जो है देखो आपका लिप्स चलता है ना, पी, ठीक। और जो वॉवेल साउंड है इसमें आपको ना किसी की भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती, सीधा अंदर से साउंड निकल के आता है, वोकल साउंड। ये आपका वोकल साउंड होता है जो वोकल कॉर्ड से निकल के आता है। कैसे? जैसे आपको बोलना है ए, देखो अंदर से आ रहा है ए, कुछ भी कहीं एफर्ट नहीं लगता, ए, ऐसे ही ई, आई, ओ, यू, ठीक, इस तरीके से। और अच्छा आगे आ जाइए, सेमी वोवेल का मतलब क्या है। सेमी वोवेल का आपका मतलब है कि ये कई बार तो काम करेंगे आपका कंसोनेंट का, कई बार करेंगे वोवेल का। क्यों? क्योंकि कई बार तो ये किसी भी जब वर्ड को तैयार करेंगे तो कई बार तो इनका साउंड होगा कंसोनेंट का, कई बार होगा वोवेल का। कैसे? जैसे मान लीजिएगा हमने बोला वोमैन, हम बोला वोमैन, वोमैन, तो वो तो बोलो हमारा जो लिप्स से वो काम कर रहा है, वोमैन। हमने बोला लो,
लो। तो पीछे वाला साउंड देखो लो, यानी मतलब एल में तो हमारा काम करेगा भैया, तो हमारा कॉन्सोनेंट है यार। अब जो पीछे डब्ल्यू है उसका साउंड देखो लो लो, ऊपर खिंच गया ओ ओ। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये वॉवल साउंड है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए इसको सेमी वॉवल कहते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार तो कॉन्सोनेंट का साउंड निकलता है, कई बार निकलता है आपका वॉवल साउंड। ऐसे ही वाई है, वाई भी आपका ये काम करता है। जैसे हमने बोला यॉर्क, हमने बोला यॉर्क यॉर्क यॉर्क, तो लिप्स काउंट किया ना यॉर्क, इस तरीके से। और मान लीजिएगा ये तुम्हारा होगा वाउल साउंड में, तो कैसे निकालेगा, हमने बोला की की की, तो अंदर से निकल कर आ रहा ना, तो यहाँ पर इसका जो साउंड है वो वाउल साउंड है। तो इसलिए इसको हम सेमी वाउल कहते हैं, क्योंकि कई बार तो कंसोनेंट का साउंड देता है, कई बार या वाउल साउंड देता है, इसलिए इसको सेमी वाउल कहते हैं, क्योंकि आधा ही वाउल साउंड देता है और आधा कंसोनेंट का हो गया। तो ये ऐसा इनका हाल हो जाता है, ना तो मरे में रहते हैं ना जिन्ने में रहते हैं, इसलिए इनको सेमी वाउल में रखते हैं। बाकी रियल मायने में जो प्योर आपके 19 है वही कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका बेसिक चीज है। तो इसके बाद आगे बढ़ा जाए, तो ये तो बेसिक फंडा है जो आपको आना चाहिए अगर आप ग्रामर कर रहे हैं तो। हालांकि जिस लेवल पर आप हैं, आपके एग्जाम में कहीं नहीं पूछा जाएगा कि आप ग्रामर का डेफिनेशन लिखिए, आप अल्फाबेट का डेफिनेशन लिखिए, ठीक, इस तरीके से आपको नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मैं आपको इसलिए ये चीज सिखा रहा हूँ ताकि कोई आपसे पूछे आप वहां पर चुप ना रहें, आप उसको हर सवाल का आंसर कर पाए। चलिए, अब हमने जैसे एक हमने बात की कि आपका जो सबसे छोटी इकाई है ना वो आपकी लेटर है, लेटर है, सबसे छोटी इकाई लेटर है। आपकी इंग्लिश में जो सबसे छोटी इकाई है वो लेटर है। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है आपका सेलेबल का, सेलेबल। इसके बाद जो आपका नंबर आता है वो आता है आपका क्लाउड्स का, सॉरी वर्ड, वर्ड के बाद जो नंबर आता है वो आता है क्लाउड्स, क्लाउड्स के बाद जो नंबर आता है आपका वो आता है सेंटेंस। और सेंटेंस पे ऐसे नहीं कि बात खत्म हो जाती है, सेंटेंस के बाद अच्छा स्पेलिंग गलत हो गया, अच्छा जी, सेंटेंस। तो ऐसा नहीं कि सेंटेंस पे आपकी बात खत्म हो जाती है, सेंटेंस के बाद सीधा पैसेज बढ़ेगा, पैसेज के बाद आपका ऐसे होगा, ऐसे के बाद पता है इसका बुक तैयार हो जाती है। तो सेंटेंस पे ही बात नहीं खत्म होने वाली है। तो इस तरीके से कुछ क्रम चलता है आपका इंग्लिश ग्रामर में। तो यानी सबसे छोटी का लेटर, फिर सेलेबल, फिर वर्ड, फिर क्लाउड्स और फिर सेंटेंस। सेंटेंस के में भी आपके दो पार्ट होते हैं, सेंटेंस में भी आपके दो पार्ट होते हैं। इसमें एक पार्ट होता है आपका सब्जेक्ट का और एक होता है प्रेडिकेट, यानी एक जो होता है आपका सब्जेक्ट होता है और एक आपका प्रेडिकेट होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं आपके, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो हमने क्या है आज ना सेंटेंस को तोड़ा है, तो फिलहाल हम आगे जो चर्चा करेंगे इसी की चर्चा करेंगे, और इसमें भी सेंटेंस में भी ना सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। आखिर जो सब्जेक्ट है वो होता क्या है, यानी जो आपका सब्जेक्ट है आखिर वो क्या होता है। अभी सब्जेक्ट हम कहते किसको है, तो सेंटेंस में आपके दो पार्ट होते हैं, उनको दो पार्टों में बांटने की कोशिश करें। जितने भी उसमें वर्ड शामिल होंगे सेंटेंस में, उनको दो पार्टों में बांटने की बात करें तो उसमें एक सब्जेक्ट होगा, बाकी आपका प्रेडिकेट होगा। आखिर जो सब्जेक्ट है वो आखिर होता क्या है, इस चीज को जानने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा इसमें सीखेंगे हैं। जैसे अब बात है कि भी सब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट होता क्या है, तो सब्जेक्ट पहले तो ये तो बात की बात है कि सब्जेक्ट क्या होता है। आपको पहले ये जानना चाहिए कि सब्जेक्ट होने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, यानी सब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या चाहिए, ये बता दीजिए मुझे। पहले एक बार बता दीजिए कि आपने हिंदी में कुछ पढ़ा है, ग्रामर कुछ याद आ रहा है, हिंदी वाला ग्रामर जो हिंदी में बिल्कुल शुद्ध हिंदी में करके पढ़ा हो तो याद आ रहा है कुछ, कि सब्जेक्ट को पढ़ते देखिए सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, ऐसे कुछ याद आ रहा है कि सब्जेक्ट का शुद्ध हिंदी मतलब होता है कर्ता है, ऐसे याद आ रहा है। अगर याद आ रहा है ना तो उसको अपने दिमाग में उसको अलग बिठा के छोड़ दें उसको, ठीक है। फिलहाल फोकस करें सीधा आपको इंग्लिश को ना, वैसे इंग्लिश के माध्यम से आप पढ़ने का प्रयास करें, इंग्लिश को इंग्लिश के ही हिसाब से आप पढ़ने का प्रयास करें। सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट होता है
अब ये कैसे और क्या होता है इसके बारे में डेफिनेशन भी सीखेंगे ना, आगे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे तो सीधा इंग्लिश टू इंग्लिश इसको जानने का प्रयास करेंगे और आपको वो क्लियर भी हो जाएगा। और अगर कुछ आपका पुराना कुछ आपके माइंड में मौजूद है कि भी करता होता है, ये होता है, वो होता है, तो थोड़ा सा अगर है तो उसको निकाल दो, क्योंकि अगर आपका ब्लैंक माइंड होगा तो मुझे भरने में आसानी होगी। अगर आपकी पीछे की चीजें उसमें घुसे लोगे तो बात खराब हो जाएगी। ठीक है, तो पीछे की चीजों को भूल जाना है, बिल्कुल नए सिरे से पढ़ना है। और आपको सब्जेक्ट ये होता क्या है, इसकी जरूरत कहाँ कहाँ आपको पड़ेगी, वो सब आपको सिखाया जाएगा और बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अपने आप पीछे वाली चीज इसमें घुसा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो सब्जेक्ट को जानने का प्रयास करें कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट को जानने के लिए ना सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि सब्जेक्ट होने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। यानी जैसे मकान हम तैयार करते हैं तो मकान तो बाद में तैयार करते हैं, सबसे पहले उसका हिसाब लगा लेते हैं कि हमको इतना रोडी चाहिए, हमको इतना सरिया चाहिए, इतना हमको ईंट चाहिए, इतना हमको सीमेंट चाहिए। तो सारा कुछ आप पहले से उसका प्लान तैयार कर लेते। ये चीजें घर बनाने के लिए चाहिए, ये मतलब नहीं आपको घर क्या होता है, पहले तो भाई बात उसके कि घर बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, वो कौन कौन सी चीजें जो घर बना सकती हैं। इसलिए आपको जानना चाहिए कि सब्जेक्ट के लिए वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सब्जेक्ट बन सकती हैं, ऐसी वो कौन कौन सी चीजें जो सब्जेक्ट बन सकती है। तो याद रखना, ये जानना जरूरी है सबसे पहले। इसका मतलब क्या, यानी व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स, व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स, यानी वो कौन सी आवश्यक चीजें हैं। इसेंशियल का मतलब आवश्यक, थिंग्स मतलब चीजें, व्हाट आर द मतलब कौन सी हैं, फॉर मतलब के लिए, और बीइंग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। एक नया वर्ड और मैंने नाम ले दिया अभी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, जो चीजें होने के लिए ना आपको सब्जेक्ट के लिए चाहिए वही चीजें ना ऑब्जेक्ट के लिए भी चाहिए। जो चीजें सब्जेक्ट बना सकते हैं वही चीजें ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे होम और हाउस। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो चीजें होम बनाने के लिए चाहिए वही चीजें आपके हाउस बनाने के लिए चाहिए। दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा थोड़ा वर्ड में, होम और हाउस में। या ऐसे ना पढ़ के आप ऐसे पढ़ लीजिए फ्लैट, बिल्डिंग। ठीक, फ्लैट, बिल्डिंग सब चीजें होती तो सेम तैयार है, लेकिन फ्लैट फ्लैट होता है, बिल्डिंग बिल्डिंग होती है, होम होता है, हाउस हाउस होता है। ठीक, यानी होम मतलब अपना घर, हाउस मतलब दूसरे का घर। ठीक, तो लेकिन दूसरे का घर ऐसे तो है नहीं कि वो तुम्हारा किसी और चीज से बना होगा, वो भी मतलब उसमें भी जो बेसिक चीजें हैं वही जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट होने के लिए और ऑब्जेक्ट होने के लिए वो कौन सी चीजें, ये हमें जानना आवश्यक है। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो सब्जेक्ट बन सकती हैं और आपकी ऑब्जेक्ट भी बन सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो हम फोकस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम सब्जेक्ट को फोकस करेंगे कि सब्जेक्ट होने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। तो याद रखिएगा, सब्जेक्ट होने के लिए अगर हम बात करें, जैसे हमने मान लीजिए कि सब्जेक्ट की ही हमने बात की कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट होने के लिए जो चाहिए ना, सबसे पहले हमको चाहिए नाउन। हमको ना सबसे पहले नाउन चाहिए। अगर कोई नाउन है आपका, वो ना आपका सब्जेक्ट बन सकता है। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमको तो नाउन भी नहीं पता ना कि नाउन क्या होता है, वो सब्जेक्ट कैसे बनेगा, नाउन होता क्या है आखिरकार। इसमें कोई नई बात नहीं है। नाउन आपने अपने बचपन में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, मैं उसको रिमाइंड करा देता हूँ। जैसे आपने रट्टा मारा होगा कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, एज राम श्याम चेयर डेली, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। या हिंदी में पढ़ा होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम मतलब संज्ञा कहते हैं। ठीक, लेकिन नाउन का मतलब क्या है, नाउन का मतलब है किसी का भी नेम, किसी का भी नेम है ना वो नाउन होता है, किसी का भी जो नाम है ना वो नाउन होता है। और जितना मर्जी आप बोलो, ये चीजें जो दिख रही है ना वो सब नाउन है, और जितना मर्जी आप बोलोगे और नाम लेकर के बोलोगे, जब नाम लेकर बोलोगे ना नाउन है। जैसे हमने बोला पेन, बस, चेयर, कूलर, इंग्लिश, जो मर्जी बोलोगे ना नाम लेकर बोलोगे। आप जितना भी चीजें बोलोगे ना नाम लेके बोलोगे, जब नाम लेके बोलोगे ना वही नाउन तो है। नाउन का मतलब नाम, किसी का भी नाम हो, एक्स वाई जेड, किसी का भी, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है आपको, कभी चीज का नाम हो, वस्तु का, किसी का भी नाम हो भाई, किसी का भी एक्स वाई जेड। और ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं जिसका नाम नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है। जो भी आप बोलोगे नाम लेके बोलोगे, कूलर है, फैन है, बस है, चेयर है, राजू है, मोनू है, सोनू है, टोनू है, जितना मर्जी बोलोगे सबका नाम लेकर के बोलोगे। जब नाम हो तो नाउन है, काम खत्म। जब नाम लेकर बोलो तो नाउन है। तो जो नाउन होगा ना वो आपका सब्जेक्ट बन सकता है। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने बोला रामू इज गुड। अब रामू इज गुड, बोलो रामू नाम है कि नहीं है, नहीं है ना। और याद रखना सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट वही होता है जो वर्ब लेता है, अभी वर्ब वही लेगा ना जो सब्जेक्ट होगा, इसलिए सब्जेक्ट है आपका। ये नाउन है तो नाउन ही आपका सब्जेक्ट लेता है। तो रामू इज गुड, आपने बोलना है पेन, पेन इज गुड।
कभी पेन अच्छा है, पेन इज गुड। ये भी आपका पेन क्या है, नेम है, नेम है। ये तो आप बोलते हो मुझे पेन दे दो, तो नाम लेके बोला ना, तो पेन ही देगा आपको। ऐसे नहीं है कि कुछ और दे देगा, बुक दे देगा आपको, पेन ही देगा। तो पेन भी क्या है, नेम है। तो राम इज गुड बोला, पेन इज गुड बोला हमने, तो ये क्या है, नेम है। और नेम जो है वो आपका सब्जेक्ट बन सकता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो नाउन है ना वो सब्जेक्ट बन सकता है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट होने के लिए ना हमको नाउन की जरूरत पड़ती है। कोई भी अगर नाउन कहीं हमें देखिएगा ना वो सब्जेक्ट बन सकता है, और वो चीज़ ना ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, लेकिन हमारा फोकस किस पर है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पर है। चलिए जी, आगे जो आता है ना वो आता है आपका प्रोनाउन। जो आपका प्रोनाउन है ना वो भी आपका सब्जेक्ट बन सकता है। जो आपका प्रोनाउन है वो भी आपका सब्जेक्ट बन सकता है। अब आपका कोई सारी प्रोनाउन क्या होता है, नाउन तो चलो ठीक था, अब तक तो आराम था कुछ है, अरे प्रोनाउन कहाँ से आ गया। तो प्रोनाउन का मतलब ये है जो किसी का नाम ना हो। प्रोनाउन का मतलब जो किसी का नाम ना हो वो आपका होता है प्रोनाउन। कैसे, जैसे हमने बोला ही, हमने बोला ही, हमने बोला सी, हमने बोला इट। बोले किसी का नाम है, तुमने कभी कहा कि ही यहाँ आ रहे, किसी कहा होगा सी यहाँ आ रहे, नहीं कहा ना। तो ये आपका क्या प्रोनाउन है। जैसे हमने बोला ही इज गुड। अभी देखो मैं बार इज गुड क्यों ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ये समझा सकूं कि जो सब्जेक्ट है ना वही वर्ब ले सकता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट है वही वर्ब लेता है। तो ये वर्ब है आपका, और सेंटेंस में तीन ही चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। याद रखना, तीन ही चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। ये तीन चीजें होती है सेंटेंस में। दुनिया का कितना भी बड़ा सेंटेंस हो उसमें तीन ही चीजें मिलेंगी, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। तो बोलो ये किसी का नेम है ही, ये क्या फिर आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन है तो क्या बन सकता है, सब्जेक्ट। क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन फोकस किस पर है, सब्जेक्ट। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। हमने बोला व्हाट इज गुड, व्हाट इज गुड। अब व्हाट इज गुड बोलो, व्हाट किसी का नाम है तो व्हाट यहाँ आ रहे नहीं कहते ना, तो ये भी आपका वर्ब लेना है। तो ये भी क्या है आपका सब्जेक्ट है। तो यानी प्रोनाउन का मतलब है जो किसी का नेम ना हो वो आपका क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। तो मैं चाहूंगा कि इतना ही लिखें और बाकी चर्चा ना हम कल करेंगे। ठीक है, इतना ही हम छोड़ेंगे बेसिक।